दोस्तों लाइब्रेरी में हाजिर हूँ एक नई किताब के साथ, फ्रेंच काफ्का की मेटामॉर्फोसिस। आपको शायद याद हो, ये किताब मैं इससे पहले भी कभी डिस्कस कर चुका हूँ, मगर इस किताब का कुछ पस मंज़र है। हमारे एक बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर मसरूर, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मॉडर्न और सेकुलर जहन के इंसान हैं। और सिर्फ अच्छे डॉक्टर ही नहीं है बल्कि उनकी बड़ी गहरी नज़र है हिस्ट्री पर, रिलीजन पर और पॉलिटिक्स पर और इन जनरल कल्चर, जो कुछ भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो उनसे अक्सर हमारी फ़ोन पे अच्छी गुफ्तगू होती रहती है। इस बार वो फ़ोन किया उन्होंने तो कहने लगे कि यार बलन, तुम्हारा क्या ख़्याल है, ये जो पैटर्नल कंट्रोल होता है बच्चों के ऊपर, इसको आप किस तरह से देखते हैं। तो यूँ बात जो है वो फ्रेंच काफ्का पे चले गई। तो मैंने उनसे कहा कि आपको याद है कि काफ्का ने अपने वालिद को ख़त लिखा था 1919 में। तो कहने लगे नहीं, मुझे मेटामॉर्फोसिस तो याद है, उनका एक नॉवल कैसे वो भी याद है, लेकिन ख़त का क्या सिलसिला है। मैंने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि काफ्का की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो भी एक कुछ डिप्रेशन, एग्जाइटी और काफ़ी एक मसाइल थे उनकी ज़िंदगी में, वो उसका ताल्लुक़ उनकी जो जर्नल ग्रोथ है उससे है, उसका ताल्लुक़ उनके पैटर्नल रिलेशनशिप से, खुसूसन फादर के साथ रिलेशनशिप से है। और बाद में वो एक बहुत बड़े राइटर की शक्ल में नज़र आते हैं हमें, मगर हमें उनकी तहरीरों में वो जो चीज़ नज़र आती है उसका ताल्लुक़ जो है काफ़ी कुछ बनता है। तो ये जो डोमिनेटिंग फिगर्स होती हैं उसके किस तरह से इन्फ्लुएंसेस डेवलप होते हैं, उसकी डिस्कशन की बात चल निकली। तो मसरूर मुझसे कहने कि ज़रूर फिर आप उस लेटर को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो यूँ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम उस ख़त को डिस्कस कर लेंगे और दूसरे हिस्से में हम मेटामॉर्फोसिस को देख लेंगे और एक जनरली देख लेंगे कि इस नावल का थीम क्या था और इसके क्या सिंबल्स थे और क्या रिफ्लेक्शंस बनती है उस ज़माने के जो भी सोशल डायनेमिक्स थे या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंसेस डेवलप हुए थे। तो वो एक जनरल हम बात कर लेंगे। बातें तो खैर बहुत सारी हुई थी, खुसूसन नार्सिसिज्म के हवाले से बात हुई थी कि हमारे इर्द गिर्द जो नार्सिस्टिक ट्रेट्स पाए जाते हैं, तो नार्सिसिज्म जो है वही मुझे पूछने लगे नार्सिसिज्म के हवाले से। तो मैंने कहा नार्सिसिज्म जो है वो इट्स नॉट ओनली इन द पर्सनैलिटीज़, ये सिर्फ पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है बल्कि बहुत सी आइडियोलॉजीज़ हैं उनके अंदर नार्सिसिज्म पाया जाता है। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, सोशल लीडर्स होते हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उन ट्रेट को पहचानना ज़रूरी है। जो बॉर्डर लाइन इशूज़ हैं पर्सनैलिटीज़ के और इवन आइडियोलॉजीज़ के, उसको रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है और उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, आपके इवन पैटर्नल जो माँ बाप हैं का ताल्लुक़ है, वो भी किसी हद तक उनमें नार्सिस्टिक ट्रेट्स हों, तो वो भी निगेटिव इन्फ्लुएंसेस देते हैं बच्चों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। या रिलेशनशिप के अंदर भी कई बार आप देखें कि ऐसे आपके या तो किसी शौहर में या बीवी के अंदर नार्सिस्टिक के इंप्रेशंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो रिलीजियस फिगर्स होती हैं उनमें आपको नार्सिसिज्म ट्रेट मिलते हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं। हर वो ट्रेट जो आपकी पर्सनैलिटी को इस हद तक डैमेज कर दे कि आप नॉन एग्जिस्टेंस में चले जाएं, यानी आपका, क्योंकि एक बार की ज़िंदगी आपको मिली है, अगर आपके अंदर उसमें आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर आपके अंदर उसका कोई क्रिटिकल व्यू डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये कि वो ट्रेड जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। तो बेहतर है कि उससे आप फासला क्रिएट कर लें। अगर उससे मोहब्बत है तो एक पोलाइट फासला तय कर लें, और अगर आप उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो उसको कट ऑफ कर लें ताकि आपकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप हो सके। तो यूँ मुझे ये बात समझ में आई कि नार्सिस्टिक ट्रेट जो है मुझे उसके फादर में दिखाई दिए थे जब मैंने वो ख़त पढ़ा। तो ये जिक्र चल निकला नार्सिस्टिक ट्रेट्स का मतलब क्या है। नार्सिस्टिक ट्रेट्स का मतलब ये है कि बहुत ही ग्रैंडियोसिटी आपको कुछ पर्सनैलिटीज़ में नज़र आती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस की और कुछ अनलिमिटेड सक्सेस की, कुछ पावर की, कि वो एक अपने बारे में एक बड़ा एक आइडियल किस्म का तस्वुर होता है ऐसे लोगों में। और वो बहुत उनको एक्सेसिव किस्म की एडमायरेशन चाहिए होती है, बहुत ही सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है उन लोगों में, और एक बड़ा ही एक्सप्लॉइटिव किस्म का बिहेवियर होता है इंटरपर्सनल ऐसे लोगों में, और बड़ी जेलसी, जिसको हम कहते हैं, वो नज़र आती है। एक बड़ा एरोगेंट बिहेवियर नज़र आता है। वो अपने इर्द गिर्द में उनको वो ज़्यादा एम्पैथिक नहीं होते हैं। ये चीज़ आप देखिए कि आपको कई जगहों पे नज़र आएगी, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स में नज़र आएगी। और वो माई बाप होते हैं, बस उनको फॉलो करते जाएं, पैगम्बराना रवैये होते हैं बहुत से मजहबी, उनको आप फॉलो करते चले जाएँ, तो आपका मसरफ़ ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी का, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ये कि वो आपके लिए खासा डैमेजिंग है।
द वे आपकी पर्सनैलिटी फिर डेवलप होती है ऐसे लोगों के साथ, वो बड़ी एंक्शियस होती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, यू ऑफन वंडर्स इफ यू आर बीइंग टू सेंसिटिव, यानी अपने बारे में ही एक थोड़ा सा शुबा आ जाता है आपको, ये ख्याल डेवलप हो जाता है कि कोई फॉल्ट है, कोई गलती है जो आपसे मुस्तकिल हो रही है, सारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, एक अपोलोजाइजिंग किस्म का रवैया डेवलप हो जाता है, एक ऐसा सेंस डेवलप हो जाता है कि यू आर जस्ट क्या आपकी कोई गलती है, वो तो ठीक है, आप ही की गलती है, आपको अपने किसी भी मामले में आप अपने आप पर ही क्वेश्चनेबल हो रहते हैं, तो एक तरह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। तो इस तरह की जो नार्सिस्टिक व्यूज़ हैं, नार्सिस्टिक आइडियोलॉजी है, चाहे वो स्टेट का डोमिनेटिंग रवैया हो, चाहे वो रिलीजन का डोमिनेटिंग रवैया हो, चाहे वो किसी खुदा का रवैया हो, या चाहे वो किसी दोस्त का रवैया हो, या वो किसी आपके रिलेशंस का रवैया हो, बी केयरफुल। अपने आप को आपको ज़रूरत नहीं है डिमोलिश करने की। काफ्का का वो जो ख़त है जो उन्होंने 1919 में लिखा था वो देख लेते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड की बात पहले कर लेते हैं कि काफ्का जो थे वो 1883 में पैदा हुए थे और प्रेग में पैदा हुए थे। प्रेग में वो पैदा हुए थे, उस दौर की बात है ये जिस ज़माने में जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा थी प्रेग। बाद में 1993 में वो चेक रिपब्लिक का हिस्सा बना। तो उस ज़माने की बात है कि उस वक्त 1883 में पैदा हुए। इनकी फैमिली जो थी मिडिल क्लास फैमिली थे। इनके वालिद जो थे वो एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया था, मेहनत की थी और क्लॉथिंग का बिज़नेस था। इनकी वालदा का नाम जूली था और इनके फादर का नाम हरमैन था। बाप के साथ हमेशा इनका स्ट्रेसफुल एक रिलेशनशिप रहा। इनसे छोटे जो दो भाई थे उनकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी और जो बहनें थीं वो दो बहनें थीं। तो इनके और इनकी जो बहन थी उनके दरमियान उम्र का कोई तकरीबन 6 साल का फ़र्क था। बहुत ही लॉनली बचपना था, बहुत ही अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं थे, पुराने कपड़े उमूमन पहने रहते थे और बहुत ही शाई थे और बहुत ही दोस्तों में बड़े खुलकर बात करते थे, लेकिन बाप के सामने जब भी बात करते थे हकलाने लगते थे और कभी भी अपने ख्वाहिश का खुलकर इजहार नहीं करते थे। 40 साल उनकी उम्र थी, 40 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। चाहते थे वो लिटरेचर पढ़ना, लेकिन उनके वालिद उनको बिज़नेस के अंदर पुल करना चाहते थे और फिर बाद में उन्होंने लॉ पढ़ा। शुरू में केमिस्ट्री पढ़ी, फिर बाद में लॉ पढ़ा। ज़हीन स्टूडेंट थे, लेकिन एक आध साल उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम भी किया। बहुत थक जाते थे, उसमें काम भी नहीं करना चाहते थे, लिटरेचर में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ कहानियाँ लिखी। 3 ये नावल, द ट्रायल, द कैसल और अमेरिका, ये लिखे और तीनों के तीनों इनकम्प्लीट थे। मेटामॉर्फोसिस वाहिद नावल है जिसको आज हम डिस्कस कर लेंगे, जो कंप्लीट नावल था। इनकी कहानियों में आपको एलिनेशन मिलती है, इनकी कहानियों में आपको एब्सर्डिटी मिलती है। क्यों? इसलिए कि यही रवैया हमें उनकी पर्सनैलिटीज़ में भी नज़र आता है। उनका लिखने का स्टाइल इतना मशहूर हुआ उनके मरने के बाद, ज़िंदगी में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। मरने के बाद जब उनकी तहरीरें सामने हुई और पब्लिश हुई, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को सख्ती से मना कर दिया था, मैक्स ब्रॉड उनका नाम था, कि मेरी कोई भी चीज़ को मत छापना बल्कि जला देना। और उनके दोस्त ने जो उनकी बात नहीं रखी और छाप दिया, और वो एक तरह से अच्छा हुआ क्योंकि 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा जायंट हमें राइटर नज़र आता है फिर काफ्का, जिसने बड़ा इन्फ्लुएंस किया। इतना इन्फ्लुएंस किया कि खुद हिटलर जो है वो परेशान हो गया, तो उसने बैन कर दी थी उनकी राइटिंग। वजह क्या थी वो हम देख लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा ख़त का जिक्र कर लें और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या सोशल डायनेमिक्स थे और क्या स्टोरी लिखी थी मेटामॉर्फोसिस की। ख़त जो है मुझे मिल नहीं रहा था उर्दू में। हमारे डॉक्टर खालिद सोहेल का ये जो ख़त है छपा था हम सब के अंदर, तो मैंने सोचा कि इसी को डिस्कस कर लेता हूँ। ये मतलब ख़ासा तवील ख़त था और उन्होंने इसकी कुछ ख़ास सतरें उन्होंने ख़ास तौर पे यहाँ शेयर की। वो कहते हैं, अपने वालिद के नाम लिखते हैं कि आपने मुझसे चंद दिनों पहले पूछा था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं आपसे क्यों इतना खौफज़दा रहता हूँ। तो सच्ची बात तो ये है कि मैं नहीं जानता कि आपके सवाल का कैसे जवाब दूँ। मेरे जवाब नहीं देने की बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं आपसे खौफ की वजह से कुछ बोल नहीं सकता, और मेरे खौफज़दा होने की इतनी ज़्यादा वजूहात है कि मैं वो सब बयान नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि अगर मैं जवाबात लिखने बैठा फिर भी मैं जानता हूँ कि उन जवाबात की फहरिस्त इतनी तवील है और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि उसके नतायज क्या आएंगे। मेरे अंदर खौफ की जो जड़ें हैं वो मेरे लाशऊर में दूर तक फैली हुई हैं। मैं ना तो उन्हें अच्छी तरह याद कर सकता हूँ, ना ही उन्हें पूरी तरह समझ सकता हूँ। वो मेरी शऊरी रसाई से बहुत दूर है।
और फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि आप कहते हैं कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की, अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और ख़ास तौर पर मेरे लिए, ताकि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो सकूँ। आपका दावा है कि आपने मुझे पूरी आज़ादी दी कि मैं ज़िंदगी में जो रास्ता चाहूँ अपनाऊँ। आपने अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया ताकि हम अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। आप कहते हैं कि मैं मुझसे शुक्रिया का खवास्तेगार तो नहीं, लेकिन कम से कम आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपके बारे में एक हमदर्दाना रवैया रखें। लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपसे दूर रहता हूँ, मैं आपसे कतराता हूँ, अपने दोस्तों और किताबों के पीछे छुपा रहता हूँ। आपको शिकायत है कि मैं इबादत के लिए सिनागोग नहीं जाता हूँ, मैं आपके कारोबार में हाथ नहीं बटाता हूँ। आपको ये भी शिकायत है कि मैं अपनी छोटी बहन ओटला की हर धर्मी में उसका साथ देता हूँ। मैं बहुत नाशुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत सदमहरी से पेश आता हूँ और आप का कोई इसमें कोई कसूर नहीं है और आप समझते हैं कि कसूर मेरा है। तो मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये मान जाएं कि हम दोनों ही बेकसूर हैं तो मुमकिन है हमारे रिश्ते में कोई मुस्बत तब्दीली आ जाए और आपकी मुझसे शिकायतों की तवील फहरिस्त में कोई कमी आ सके। फिर मज़ीद लंबा ख़त है ये। तो वो कहते हैं कि चंद दिनों पेशतर आपने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगरचे मैं इसका इजहार नहीं करता क्योंकि मैं दूसरे बापों की तरह नहीं हूँ जो दिखावा करते हैं, मैं दिखावा नहीं कर सकता। तो वो ये कहते हैं, आगे लिखते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप दिखावा नहीं कर सकते, लेकिन आपका दूसरे बापों पर तनकीद करना भी दुरुस्त नहीं। इससे आपके एहसास तफाहुर का अंदाज़ा होता है। ये कहना मुबालगा आमेज़ी होगी कि जो कुछ भी मैं हूँ उसकी वजह सिर्फ आप हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की शख्सियत बनाने में बहुत से अवामिल कारफरमा होते हैं। हकीकत तो ये है कि आप मेरे दोस्त होते या चचा होते या दादा होते तो मैं आपकी शख्सियत से इतना मुतासिर नहीं होता, लेकिन आप मेरे बाप हैं और आपसे बाप बेटे का रिश्ता निभाना मेरे लिए हमेशा से मुश्किल रहा। हमारी शख्सियत में एक फ़र्क है। आप जानते हैं कि मैं शुरू से कमज़ोर और शर्मीला बच्चा रहा हूँ और आप एक भारी भरकम शख्सियत के मालिक हैं। मैं बचपन से आपसे खौफज़दा हूँ कि कहीं आप मुझे अपनी ताकत से रोन ना दें। और भी आगे लिखते हैं कि आप मुझे पूरा एतमाद नौजवान बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नतीजा उल्टा निकला। आपकी सख्त तबीयत ने मेरी खुद एतमादी को बुरी तरह मजरूह कर दिया और मेरे दिल में हमेशा के लिए खौफ बिठा दिया। मेरे बचपन के ऐसे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि आपकी सख्तगिरी शख्सियत का। एक रात मैं पानी मांग रहा था और आप मुमकिन है मैं प्यासा ना हूँ, आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे झिड़का और बालकनी में छोड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद कमरे में आकर सो गए। शायद आप मुझे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इसने मुझे बहुत जज्बाती तौर पर मजरूह किया इस वाक़े ने। आप तो हो सकता है उसके बाद ये बात भूल गए, लेकिन मुझ में ये इस वाक़े ने मुझे बुरी तरह से डैमेज कर दिया। आप ऐसा क्यों सलूक करना चाहते थे? आप इवन आप जब कोई अच्छा भी सलूक करना चाहते थे तो उसका कोई मुस्बत असर नहीं होता था। मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब मैंने देखा कि आपका जिस्म, हम एक कैबिन में कपड़े बदल रहे थे तो मैंने देखा कि आपका जिस्म बहुत भारी भरकम और ताकतवर है और मैं बहुत नहीफ हूँ। मुझे आपके ताकतवर होने पर फ़ख्र था, मगर मुझे अपने कमज़ोर होने पर नदामत थी और इस नदामत के साथ आज तक मेरी शख्सियत को मनफी अंदाज़ में असरअंदाज कर रहा है। फिर आगे और भी कुछ लिखते हैं, कहते हैं कि आप शुरू से सख्त लफ्ज़ों से हमलावर होते थे। मैं नहता महसूस करता था, आपके रोब के आगे घुटने टेक देता था। आप इस गुफ्तगू से अंदाज़ा कर रहे होंगे कि आपने किस तरह से मेरी तरबियत की और मेरी शख्सियत को किस तरह से मस्ख किया। और आगे लिखते हैं कि आपने मुझे इख्तिलाफ़ात तक कभी कोई हक़ नहीं दिया। आप हमेशा मुझे खामोश कर देते थे। मेरी गुफ्तगू करने की, बोलने की तमाम सलाहियतें आपने सल्ब कर दी। मुझे जिस्मानी और जज्बाई तौर पे मैं थथलाने लगा। मेरे अंदर खामोशी आती चली गई और आपके ख़िलाफ़ मेरी मज़ाहमत बढ़ती चली गई और दाखिली तौर पर मैं एक बागी इंसान बन गया। मैं दिली दिल में आपके हुक्म अदली करने लगा। बज़ाहिर मैं आपकी ताबेदारी कर रहा था, लेकिन दिल में मैं बगावत का सोच रहा था। आप मुझे हुक्म देकर मेरा मजाक उड़ाते, तब मैं दिली दिल में आपका तमस्खुर उड़ा रहा होता। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे माजी के वाक़यात को डिस्कस किया और उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी तख्लीक़ात को पसंद नहीं करते थे, आप मुझे बतौर लिखारी इज़्ज़त नहीं करते थे, आप मेरी कहानियाँ नहीं पढ़ते थे। बरसों पेशतर जब मैंने आपको पहली दफ़ा अपनी कहानी दी तो आपने ताश खेलते हुए कहा कि इसे मेज़ पर रख दो। मैं जानता हूँ कि आपने मेरी कोई कहानी नहीं पढ़ी। पहले तो मैं बहुत दुखी हुआ, फिर ये सोचकर सुखी हुआ कि आप इसे कभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मुझे महसूस होता है कि मैं अपनी कहानियों में आपसे छुप सकता हूँ। अब मैं शऊरी राय तौर पर आपसे एक जज्बाती फ़ैसला रखता हूँ ताकि अपनी जज्बाती हिफाजत कर सकूँ और आपकी शख्सियत की शिद्दत और जारियत से बच सकूँ। मैं ये ख़त लिख तो रहा हूँ, लेकिन मैं ख़त आपको कभी पढ़ने नहीं दूँगा, क्योंकि आप मेरे सच को तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि अपनी शिकायतों में और इजाफा करेंगे। मैं कोशिश के बावजूद दिल की सब बातें नहीं लिख सकता, इसलिए ख़त को यहीं ख़त्म करता हूँ। फ्रांस।
तो ये इक़्तिबासात हैं जो मैंने डॉक्टर खालिद सोहेल ने जो ख़त लिखा था अपने हम सब में ट्रांसलेशन, उसके कुछ इक़्तिबासात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस ख़त से ज़ाहिर हो जाता है कि किस तरह का रवैया बाप का था जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और किस तरह का रवैया बेटे में रहा जो अंडर कॉन्फिडेंस में चला गया और शेक हो गया उसका कॉन्फिडेंस, और फिर वो चीज़ें रिफ्लेक्शन की शक्ल में आई, और वो रिफ्लेक्शन एब्सर्डिटी और लाइफ के एलिनेशन की शक्ल में आई कि लाइफ कितनी एब्सर्ड है, और ये तन्हाई जिसको हम एलिनेशन कहते हैं वो किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को डैमेज करती है, और इसके कौन कौन से इम्पैक्ट हैं। तो ये नावल जो खुसूसन मेटामॉर्फोसिस उन्होंने लिखा था उसको हम देख लेंगे अगले हिस्से में आफ्टर ब्रेक, कि उस ज़माने में क्या तब्दीलियाँ लेट 19 और 20th सेंचुरी में आ रही थी, और वो तमाम तब्दीलियाँ भी जिसने काफ्का की ज़िंदगी में और उसकी ग्रोथ पर असर किया, और आज के 21वीं सदी में भी हम जिस दौर में हैं वहाँ पर हम इस मेटामॉर्फोसिस को कहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर इस एलिनेशन को हम कहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर हम इस एब्सर्डिटी को कहाँ देख रहे हैं। क्या वजह है कि काफ्का की तहरीरें जो बहुत कम थी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हुई। आई थिंक शॉर्ट ब्रेक के बाद ये साथ साथ रहिएगा। अदब, तारीख और फलसफे के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, इंतजार की जहमत खत्म। डॉक्टर बुलंद इकबाल की एक अहम अदबी काविश, प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक मगरबी अदब, उन बाशऊर तालिब इल्मों के लिए जो जानते हैं कि अदब, फलसफे और समाज के मुताले के बगैर मगरबी समाज को समझना नामुमकिन है। अपनी कॉपी आज ही बुक कराएं। सांझ पब्लिशर लाहौर। फोन अमजद मिनहास 03334051 या मेटरलिंक लखनऊ इंडिया, meterlinkbooks.com। मेराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन पाकिस्तान का पहला अस्पताल जहां सेहत की तमाम तर बीमारियों के इलाज का मशवरा बिना किसी मुआवजे या डोनेशन के किया जाता है। इस फलाही इदारे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खुद आपके घर पहुंचकर आपकी मदद कर रहा है। ये कंप्यूटर स्क्रीन की महज एक क्लिक से आपको दुनिया के उन आला तरीन डॉक्टर्स की टीम से मिला देता है जो इंसानियत की खिदमत को ही अपना ईमान समझते हैं। अगर आप डॉक्टर से मुतमईन नहीं, अगर आपका मरीज अस्पताल में एडमिट है, अगर आपके मरीज की सर्जरी होने वाली है या आपका कोई प्यारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल के एक्सपर्ट स्टाफ की टीम से फ्री राय ले सकते हैं। यही नहीं, मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन पर मौजूद हेल्थ लिंक्स और मुस्तकिल चलने वाली एजुकेशनल वीडियोस आपको सेहत के मुतालिक नित नई होने वाली रिसर्च से भी अपडेट करते रहते हैं। खिदमत के एक नए जज्बे के साथ सारी इंसानियत के लिए। मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन। माहनामा दुनियाए अदब, उर्दू अदब का मोतबर तरीन मशहूर व मारूफ रिसाला, 3 दहाइयों से मुस्तकिल अदब की खिदमत में मसरूफ, 325 से ज्यादा दिलावेज, दिलनशीन, दीदाज़ेब और दिल फरेब शुमारे, नुमाइंदा अदबी शख्सियात, तकरीकात, तबसरे, तज्जिए और अदबी दुनिया की महफिलों और मजलिसों से सजा हुआ नई और पुरानी नस्ल का बैकपक पसंदीदा अदबी रिसाला, क्योंकि जो कुछ अदब में है दुनियाए अदब में है। अपना शुमारा आज ही बुक कराएं। मुदीर आला डॉक्टर औजे कमा। फोन नंबर 0300-279-7271। माहनामा दुनियाए अदब। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं मेटामॉर्फोसिस पे। अच्छा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं काफ्का के हवाले से, क्योंकि और उस ज़माने के सोशल पॉलिटिकल डायनेमिक्स के हवाले से भी, कि काफ्का की तहरीरें क्यों बाद में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है पूरे हमें वेस्टर्न लिटरेचर पर। 20th सेंचुरी में जो जर्मनी में लिटरेचर लिखा गया, उसने काफ्का ने बहुत बहुत तहलका मचा दिया था।
और उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल खामोशी रही, और बल्कि वो एक नाकाम ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जैसे कि हम बात कर रहे थे। किसी भी मामले में वो बेचारे फेलियर रहे। उनके अंदर जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन डेवलप हुआ और शेक कॉन्फिडेंस का डेवलप हुआ, वो उनके फादर या जो भी उनका एक रिलेशन था, पैटर्न रिलेशन था फादर की तरफ से, वो उसने डिमोलिश किया। और जो ख़त से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। फिर उसके बाद में उन्होंने लॉ पढ़ा, जो वो पढ़ना नहीं चाहते थे। और 23 साल की उम्र में जब उन्होंने डिग्री कंप्लीट की प्रैग में यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद वो एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम हो गए। सारा दिन काम करते थे, मगर वो उसको एंजॉय नहीं करते थे। उनके दोस्त जो थे मैक्स ब्रॉड, वो इस बात को समझते थे, वो लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे, और उन्होंने एक बार बल्कि पब्लिश भी किया कि एक बहुत बड़ा राइटर है उसके अंदर, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। यही वजह थी कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको कहा कि ज़ाया कर दें। और उनकी ज़िंदगी में जो आगे भी सिलसिले आए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1912 में जब वो 25-26 साल के होंगे, वो उस वक्त उनकी मंगनी हुई एक लड़की से, फेलिस से, जिसको बहुत पसंद करते थे, लेकिन दोनों बार मंगनी करके तोड़ दी, और इस ख्याल से कि मैं शादी की ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। फिर बाद में 1909 में उनकी कुछ कहानियाँ पब्लिश हुई, उसको किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराया। 1912 में फेलिस के बाद जब ये मंगनी टूट गई, तो उसके बाद फिर एक और लड़की उनकी ज़िंदगी में आई, डोरा के नाम से, जिसको बहुत पसंद करते थे, और मगर उसके बाद उनको टीबी हो गई, और फिर वो खून वून थूकने लगे। आखिर में फिर उन्होंने डोरा के फादर से कहा कि मेरे से शादी कर दो, मगर वो माने नहीं, और फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो उनकी उम्र 40 साल थी। ज़िंदगी में उनको किसी में कोई रिकग्निशन नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई, और जब मैक्स ब्रॉड ने वो कहानियाँ और वो नॉवेल्स छापे, यानी जो ट्रायल था और कैसल जो था वो 1925 में छपा, और अमेरिका जो उनका नावल था वो 1927 में छपा। तीनों इनकम्प्लीट नावल थे, और तीनों के लिए उन्होंने कहा था कि उनको जला दो। सिर्फ मेटामॉर्फोसिस उनका कंप्लीट नावल था। जहाँ तक डायनेमिक्स की बात थी, वो वजह क्या थी, क्यों ये एक बहुत बड़ा, देखिए ये जो मेटामॉर्फोसिस है उसके अंदर जो मेन कहानी है वो ग्रेगर सेम्सा की है, कि वो एक आदमी है जो एक बग में तब्दील हो जाता है, कीड़े में बदल जाता है। ये बग और ये कीड़ा जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त मेटाफोर है कि हम इंसान जो है वो उनकी ज़िंदगियाँ एक कीड़े की तरह की, एक बग की तरह की है। तो वो तसव्वुर एलिनेशन का, यानी तन्हाई का, जो मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहा था, और एक एब्सर्डिटी का, ज़िंदगी कोई मायने नहीं है आम आदमी की ज़िंदगी के, उसके मामलात खाली एक बग की तरह के हैं, एक कीड़े की तरह के, एक काकरोच की तरह के, एक ऐसे के जिसके ऊपर कोई भी पाँव रख कर उसको रोन सकता है। तो वो चीज़ उनकी कहानियों में रिफ्लेक्शन होती है। वो कहते हैं ये एलिनेशन या तो रेस से आती है, यानी नस्ल परस्ती से आती है, या रिलीजन से आती है, या सेक्सुअलिटी से आती है, इन मसाइल से आती है। वो कहते हैं कि उस ज़माने का आखिर प्रॉब्लम क्या था, क्या वजह थी कि कहानियाँ इतनी इम्पैक्टफुल हो गई। वजह उसकी ये थी कि एक नया दौर बदल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, अर्बन एरिया में पूरी लाइफ का एक कन्वर्जन नज़र आ रहा था, और उसके नतीजे में ज़िंदगी की बेतरतीबी सामने आ रही थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हो चुकी थी, उसमें करोड़ों लोग मरे थे। तो वो एक पूरा का पूरा एक चेंज नज़र आ रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी कितनी एब्सर्ड है। उस ज़माने में कई लोग इस मौजू पर लिख रहे थे। दोस्तोविस्की का हमें ब्रदर कामाज़ोव नज़र आता है, क्राइम, पनिशमेंट और डैमन और पुअर फोक्स। तो दोस्तोविस्की का एक बहुत बड़ा नाम हमें इसी एब्सर्डिटी पे नज़र आता है। या टी.एस. एलियट ने द वेस्ट लैंड लिखी, या द हॉलो मैन लिखी, या H.G. वेल्स का द टाइम मशीन, या इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वो लोग थे जो उस ज़माने में लिख रहे थे, और ये मौजू जो है नज़र आता है। आज के दौर के हवाले से भी देखें तो ये बहुत अहम मौजू है। जो एब्सर्डिटी है वो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कोविड पेंडेमिक आया, या फिर क्लाइमेट क्राइसिस आ जाता है, या फिर ये जो रेफ्यूजीज़ की माइग्रेशन हमें नज़र आती है, पॉलिटिकल हमें जो एक पूरा अपसेट नज़र आता है, जो यूक्रेन की जंग आपके सामने है, इतना बड़ा ये सान्या हो रहा है अभी इस वक्त आपके सामने फ़लस्तीन का, और कश्मीर के वाक़यात हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। तो ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं? आए दिन पुलिस की शूटिंग हो रही है, स्ट्रीट पर लोग मर रहे हैं, बग की तरह, बिल्कुल किसी कीड़े की तरह हम पाँव में रुंधे जाते हैं। आम इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके कोई मीनिंग्स नहीं है।
और फिर उसके बाद एलिनेशन अगर आप देखें तो आप देखिए आप सोशल वर्क टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए। आपका आलम यह है कि हम फेसबुक पर और गूगल पर फ्रेंड लिस्ट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लाइक्स को देख रहे होते हैं, एक तन्हाई का तस्वुर है, दोस्तों की रिक्वेस्ट कबूल कर रहे होते हैं, उनसे ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे उन्हें हम जानते हैं, मगर एक पीछे एक तन्हाई है हमारे सबकॉन्शियस में, वो सब चीज़ें शो करती हैं। तो ये एब्सर्डिटी और एलिनेशन इसका मेन मौजू है इस कहानी का। इस कहानी का मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम ग्रेगर सैम्सा उन्होंने रखा है। वो एक सुबह उठता है सो के, तो वो देखता है कि वो एक बग में बदल गया, एक कीड़े में बदल गया। वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, वो दिन रात काम करता है। वो उसकी आंख खुलती है, एक ख्वाब देख रहा होता है, एकदम से आंख खुलती है, फिर वो अपने कमरे में देखता है कि साहब उसकी वो तस्वीर तो लटक रही है जिसको उसने बड़े प्यार से लटकाया, एक औरत है फर के अंदर। वो तस्वीर को देखता है, खिड़की नज़र आती है, दीवारें नज़र आती हैं। फिर उसे ये याद आता है कि भाई मैं बहुत दिनों से मुस्तकिल काम कर रहा हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स के जो मेरे फादर का जो डेप्ट है उसको उतारना है, वो कर्जा है, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, मुझे अपने घर को लेके चलना है, वो सब याद आता है। फिर वो कहता है हो सकता है ख्वाब वो मैं क्यों देख रहा हूँ कि मैं कीड़ा बन गया हूँ, और वो सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको एक सी आवाज़ आती है जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। फिर उसकी दरवाज़ा कोई नॉक करता है, उसकी माँ की आवाज़ आती है, ग्रेगर सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। जब वो बोलने की कोशिश करता है तो अजीब सी उसके मुंह से आवाज़ निकलती है। अब वो देखता है तो वो वाकई वो अपने आप को एक कीड़े की शक्ल में देखता है, एक बग की शक्ल में देखता है। वो अपने आप को वो बोलना चाहता है, इत्तेफाक से फिर उसको एक आवाज़ आती है। अब की बात वो सुनता है तो उसे लगता है कि उसके घर में उसका सुपरवाइज़र आ गया। उसका सुपरवाइज़र जो है वो सख्त लहजे में उसकी माँ से मुखातिब हुए कहता है कि ग्रेगर कहाँ है, वो जॉब पे क्यों नहीं आया। और ग्रेगर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो अपने वर्क एथिक्स का ख्याल नहीं रखता है, वो ऑनेस्ट नहीं है। तो वो बोलना चाहता है पलट के, वो कहता है कि अपने सुपरवाइज़र से कहना चाहता है कि नहीं तुम मेरा पास देखो, मैं कितना काम कर रहा हूँ, मुस्तकिल मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें मैं नज़र नहीं आता। लेकिन वो कहता है कि ये काम पर वक्त पर नहीं आता है। उसके ऊपर ये उठता है और किसी तरह से सरकता है, जैसे कोई स्लाइड करता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है उसकी माँ उसको देखती है तो गश खा के गिरती है, और वो जो उसका सुपरवाइज़र है वो वैसे ही वैसे पीछे भागता है, और उसकी बहन भी भागती है। वो सब हैरान हो जाते हैं क्या चीज़ है। और वो फिर उसके बाद उसका बाप जब उसको देखता है तो उसके हाथ में अखबार होता है, वो अखबार पढ़ रहा होता है और एक स्टिक होती है, वो उसको मारता हुआ वापस अंदर कमरे में धकेलता हुआ ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। वो जो स्लैप है दरवाजे का ना, वो रीडर्स के चेहरे पर आकर पड़ता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपके अंदर एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। वो ही वॉज जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बग, और अब उसके साथ वैसे ही बर्ताव हो रहा है। वो जो एक मेटामॉर्फोसिस हुआ है उसके अंदर, वो जो एक चेंज, एक फिनोमेना एक आया है, वो चीज़ें अब फैमिली की नज़र आनी शुरू होती है। यहाँ से नॉवल जो है ना वो उठता है, यहाँ से नॉवल जो होता है वो अपनी शक्ल दिखाता है। उसकी मदर जब फेंट होकर गिर जाती है, अब उसके बाद वो ग्रेगर जो है वो अंदर आ जाता है, उसके थोड़ा सा ज़ख्मी हालत में भी होता है। उसके बाद फिर वो बाहर की आवाज़ से बातें सुन रहा होता है, उसकी माँ उसकी, अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज दिखाता है वो नॉवेल के अंदर। वो दिखाता है कि उसकी बहन जो है ग्रीटा जो है वो कहती है कि एक दिन दरवाज़ा खोलती है और आहिस्ता से एक प्याला दूध का अंदर धकेल देती है, तो ये पीता नहीं है, इसको मज़ा नहीं आता है। फिर उसके बाद इसकी बहन क्या करती है, वो प्याला खींच लेती है और फिर आहिस्ता से जो है वो जो बहुत ही ज़्यादा जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, सड़े हुए से बिल्कुल ही स्क्रैप्स जो होते हैं और जो बहुत ही रोटिंग किस्म के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो धकेल देती है। फिर वो उसको खाने लगता है, फिर आहिस्ता से उछलता है, कभी छत पे चिपक जाता है, कभी दीवार पर लग जाता है। तो ग्रेटा जो है वो रियलाइज़ करती है इस बात को, उसकी बहन, और फिर सोचती है कि शायद कमरे का फर्नीचर उसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ये फर्नीचर के नीचे छुपने की कोशिश करता है। तो फिर ये माँ और बेटी सोचते हैं कि हमें फर्नीचर को सरका देना चाहिए, तो वो फर्नीचर को सरकाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो फर्नीचर को सरका रहे होते हैं ताकि इसको ज़्यादा रूम मिले। तो जब वो माँ और बेटी कहती है, ग्रीटा कहती है मैं इसकी टेक केयर करूँगी, मैं देखती हूँ, तो वो एक तस्वीर को सरकाती है। वो तस्वीर उसको बहुत पसंद होती है, एक औरत होती है फर के अंदर लपटी। जैसे ही वो तस्वीर को सरकाती है तो उछलता है और जाकर तस्वीर पे चिपक जाता है। जब वो तस्वीर पे चिपकता है तो उसकी माँ फिर फेंट होकर गिरती है, जिस पर ये घबरा जाता है। ये अपनी माँ की मदद करना चाहता है, मगर इसकी बहन इसको धक्का देती है और माँ को बाहर निकाल लेती है और दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। अब बाद में क्या होता है कि वो इस बात को रियलाइज़ करता है। अच्छा, उसके लिए प्रॉब्लम सारा ये होता है कि अब ये घर चलेगा कैसे, अब उसके घर का खर्चा कैसे पूरा होगा।
और ये वाक़या भी हो जाता है। इस दौरान इसका बाप आता है, वो मिसअंडरस्टूड कर जाता है, वो समझता है शायद कि इसने अपनी माँ को कुछ डैमेज करने की कोशिश की। वो उठाता है, सेब होते हैं उसके पास, वो रख के उसको सेब मारता है, हत्ता कि एक सेब जो होता है वो लॉन्च कर जाता है उसकी बैक स्किन के अंदर, और फिर वो उससे ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद उसको अंदर धकेल देते हैं कमरे के अंदर। इस दौरान फैमिली में क्या जो मेटामॉर्फोसिस होता है, फैमिली में जो चेंज आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो एक शक्ल चेंज हुई है, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली के लिए उनका सर्वाइवल है। यानी अब उसका बाप जो है वो उसमें ये चेंज आ गया है कि वो उसने पुराना अपना कोट निकाल लिया है, उस पर गोल्डन बटन है और वो दोबारा काम के लिए जा रहा है। और उसकी जो माँ है उसने सीविंग का काम शुरू कर दिया है, और उसकी जो बहन है उसने शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग शुरू कर दी है और फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया ताकि उसको जॉब मिल जाए। तो हर एक जो है वो सर्वाइवल के अंदर लग गया। अब उसकी जो एक भयानक तब्दीली हुई है, वो जो कीड़े में बदल गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फैमिली का बिजनेस इंपॉर्टेंट। फिर वो ये सोचते हैं कि फैमिली को कैसे हम सेटल करें, तो वो 3 ब्रॉडर्स होते हैं, उनको हायर कर लेते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हम किसी छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार ये कमरे में ये भी तो रहता है, ये जो बग बन गया है ग्रेगर, तो इसको भी रखना है। तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि 3 जो पेइंग गेस्ट हैं, ब्रॉडर्स जिनको कहते हैं, उनको रख लेते हैं, तो उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो फिर वो ब्रॉडर्स आ जाते हैं, और फिर एक औरत को हायर कर लेते हैं, एक क्लीनिंग लेडी को, जो कमरे की सफाई करे और उसका ख्याल रखे, और क्योंकि बहन भी मसरूफ़ होती जा रही है। तो एक पूरा का पूरा एक चेंज दिख रहा है कि साहब किस तरह से फैमिली जो है वो अपने बिजनेस के अंदर उनकी प्रायोरिटीज़ और है, और इसका और है, ये मुस्तकिल सोच रहा है और देख रहा है क्या हो रहा है। जिस वक्त उसका बाप उसको सेब मारता है और वो ज़ख्मी हो जाता है और उसको अंदर धकेल दिया जाता है, तो उसके बाद थोड़ी सी एम्पैथी आ जाती है, और फिर वो कहते हैं दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दो। तो एक बार क्या होता है कि एक रात को दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया जाता है गलती से। वो जो क्लीनिंग लेडी होती है, वो जो बहुत सख्त रवैया रखती है उसके साथ, वो दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। दरवाज़ा जब खुला छूट जाता है, तो ये रात को अपने कमरे में पड़ा हुआ होता है, तो इसको अचानक बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखता है कि इसकी बहन ग्रीटा जो है वो कुछ वायलिन बजा रही है, और वो तीनों ब्रॉडर्स जो हैं वो सुन रहे हैं। तो ये बड़ा मशहूर हो जाता है म्यूज़िक सुन के, क्योंकि एक ज़माने में जब वो ह्यूमन था तो उसने अपनी बहन को म्यूज़िक सिखाई थी। तो वो आहिस्ता से सरकता हुआ बाहर आता है और अपनी बहन की म्यूज़िक को सुनने लगता है। एकदम वो ब्रॉडर्स की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है तुम्हारे घर के अंदर, इंसेक्ट है, और कहते हैं हम तुम्हारा बिल पे नहीं करेंगे, और हम तुम्हारे जो हैं वो जो हम ऑन करते हैं पैसा वो पे नहीं करेंगे, हम तुम्हारा रेंट नहीं देंगे। उसके ऊपर तो एक बड़ा मुश्किल हो जाती है। बाद में जो है वो ब्रॉडर से क्या निकल जाते हैं वहाँ से डर के मारे, कहते हैं ये क्या घर के अंदर गंदगी, इंसेक्ट रखा हुआ है। इसको दोबारा से अंदर धकेल दिया जाता है, और इसकी बहन जो होती है दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देती है। अब उसके बाद ये गुफ्तगू सुनता है जो बाहर होती है। बहन कहती है माँ से कि ग्रेगर वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, वो आदमी अब ये नहीं है, ये एक इंसेक्ट बन चुका है, ये मेटामॉर्फोस्ड हो चुका है, चेंज हो चुका है, दिस इज़ नॉट अ फैमिली मेम्बर एनी मोर, तो हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उसको डैमेज कर देती है, और उस रात को फिर वो बैठा रहता है, कुछ नहीं खाता है, डिप्रेस रहता है। अल्टीमेटली सुबह जब वो औरत आती है क्लीनिंग लेडी, तो वो मर चुका होता है। जब वो मर चुका होता है तो उसके बाद का जो वाक़या बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिखाते हैं कि स्प्रिंग है और वो खिड़की खोलता है, इसकी जो क्लीनिंग लेडी है खिड़की खोलती है, तो बाहर दिखाते हैं कि मौसम चेंज हो गया है, और अब ये तीनों खड़े बातें कर रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से जो है कहीं और मूव हो जाना चाहिए, कोई छोटा सा अपार्टमेंट ले लेना चाहिए, और उसकी बॉडी का क्या हो रहा है वो क्लीनिंग लेडी जाने। अब ये बच्ची जो है, इसकी जो बहन है, वो ऐसे अंगड़ाई लेती है, तो दिखाते हैं कि वो खूबसूरत हो गई है और जवान हो रही है। तो उसके माँ बाप उसकी तरफ बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं कि इट्स जस्ट मोर लाइक ए कैकून से कोई बटरफ्लाई निकली है और दूसरी तरफ एक कीड़ा मर गया। यू अंडरस्टैंड किस तरह से उन्होंने उस रिफ्लेक्शन को डेवलप किया, और यूं वो आगे की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारी अब एक नया मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता है। उस बच्ची के लिए वो हस्बैंड का सोच रहे होते हैं पेरेंट्स, और एक नई ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, और यूं ग्रेगर का मामला ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी जो है ये बड़े मीनिंग्स रखती है। ये तमाम इस पूरी जो लाइफ की वर्थलेसनेस है, जो उसकी जो बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है, बल्कि उससे भी कम वैल्यू उसको शो करती है, और उस पूरे एलिनेशन फिनोमेना को शो करती है। तो इस लिहाज से ये कहानी बड़ी अहम है, और इसी वजह से इस कहानी का इतना इम्पैक्ट डेवलप हुआ था। और मेरा ख्याल है कि इसमें 1-2 छोटी छोटी चीज़ें और डिस्कस मैं कर लेता हूँ। खुसूसन इसका मैंने सिम्बल्स ऑफ थीम
थीम के हवाले से तो खैर बात हो ही गई कि एलिनेशन जो मॉडर्न लाइफ से आ रही है वो है, जो ग्रेगर सैम्सा को एक काकरोच की शक्ल में शो कर रही है। यहाँ तमाम ऑर्डिनरी लोग जो हैं, हमारी हैसियत बस इंसेक्ट जैसी है, पाँव रोन देते हैं हम पर और हमसे आगे निकल जाते हैं। और माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप है इसके अंदर, जिसको शो किया गया है कि किस तरह से बॉडी और माइंड का कनेक्शन है जो टूट जाता है इस शक्ल के अंदर। और फैमिली टाइज के हवाले से उन्होंने इसको फोकस किया है। और सिंबल्स जो हैं उसके सबसे बड़ा सिंबल तो वो वर्मिन है, यानी वो कीड़ा, वो इंसेक्ट है जो शो करता है कि ह्यूमन लाइफ जो है इज़ जस्ट मोर लाइक ए वर्मिन, हम जैसे वर्मिन की तरह हैं, एक कीड़े की तरह ज़िंदगी है हमारी। और वुमेन जो फर में दिखाई है वो एक असल में रिफ्लेक्शन है उसी का, कि ये उसका एक ह्यूमन कनेक्शन है, एक रोमांटिक कनेक्शन है जो टूट रहा है और वो तोड़ना नहीं देना चाह रहा। और इसी तरह मिस्टर सैमसन का जो यूनिफॉर्म है वो भी रिफ्लेक्शन है इसी बात का कि वो आदमी दोबारा से उस काम में लग गया, क्योंकि अब उसका बेटा तो अब उसके काम का है नहीं, तो वो दोबारा से काम में लग गया और दोबारा से उसी लाइफ में शामिल हो गया। तो यूँ ये पूरी की पूरी एक रिफ्लेक्शंस नज़र आती हैं और हमें एलिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आता है। और बहुत बड़ा सवाल बन जाता है सोशल डायनेमिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल डायनेमिक्स के ऊपर, फैमिली डायनेमिक्स के ऊपर, स्टेट के डायनेमिक्स के ऊपर, इवन रिलीजन के ऊपर, और तमाम कंट्रोलिंग फिगर्स के ऊपर, तमाम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है जो हम आम इंसानों को बिल्कुल रोनते हुए निकल जाता है। इसीलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया था हिटलर ने, क्योंकि वो जो एक नेशनलिज्म का जो एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है और रिलीजनिज्म का जो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, उससे आप किस तरह से इंसानों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, जस्ट लाइक ए इंसेक्ट। इसीलिए उस पर बैन आ गया था और ये कहानी को डिस्कशन हुई थी और उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। मेरा ख्याल है इसको इतना ही रखते हैं, फिर आता हूँ अगले उसमें कोई अच्छी सी और किताब लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।